नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा शॉर्ट ट्रिक और बेस्ट अप्रोच। जहाँ जिसका ज़रूरत पड़ेगा वो चीज़ आपको लगाना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो आइए फटाफट वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और पहले सवाल से करते हैं शुरुआत। दोस्तों देखिए, पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में आपको सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़कर समझ लेना है, उसके बाद अटैम्प्ट करना है। देखिए, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि अगर हम क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करें और उसके बाद 20% का छूट दे दें, उसके बाद कितने प्रतिशत का लाभ होता है। आप थोड़ा सा समझिए कि अगर मान लेते हैं CP 100 रुपया है और उस पर हम 50% अधिक अंकित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 150 अंकित कर रहे हैं, 150 दाम लिख दिए उस पर। 150 लिखने के बाद उस पर 20% का छूट दे रहे हैं। तो 20% का छूट देने का क्या मतलब, उसको हम 80% में बेच रहे हैं। तो अब यहाँ से 80% का वैल्यू निकाल लीजिए, 0 0 खत्म हो जाएगा, 15 से गुना करेंगे आप 120। अब देखिए, 100 का वो सामान था लेकिन बेच रहे हैं अंतिम में कितना में, 120 में। तो आप खुद बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो 20% का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपके दिमाग में भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कितनी है। अब ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा समझिए पहले। मान लेते हैं 5 संख्या ये है, 3 4 5, और पाँचों कितना कह रहा है, 32 32, क्योंकि औसत 32 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब संख्या 32 के बराबर है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि एक संख्या हम हटा रहे हैं, कोई भी एक संख्या आप हटा दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि इसका औसत कितना हो गया, 28। मतलब ये चारों संख्या कितना हो गया अब, 28 28। अब ध्यान से देखिए, ये तो भाई साहब गया ही, लेकिन इसका भी 4 4 लेके जा रहा है, सबका 4 4 लेके चला गया। इसका मतलब ये कितना लेके गया, खुद तो 32 लेकर गया ही, और 4 4 इसका भी, 4 चौके 16, तो टोटल कितना लेके चला गया, 48। यानी कि वो संख्या क्या होने वाला है, 48। आपका राइट आंसर हो जाएगा 48। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो दूसरा तरीका देखिए क्या है। 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो आप क्या करिए, 32 गुना 5 कर लीजिए, तो टोटल योग निकल जाएगा आपका। टोटल योग कितना हो जाएगा, देखिए 32 गुना 5 करेंगे तो 160। अब कह रहा है एक संख्या हटा दिए, तो संख्या कितना बचा, 4, और औसत कितना हो गया, 28। तो 28 गुना 4 करके यहाँ से फिर आप योग निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ये 112। अब देखिए, एक संख्या जो निकला है उसी के वजह से ना ये घट गया, तो कितना घट गया, माइनस करके निकाल लीजिए, 8 हो जाएगा यहाँ पे, 5 में जाएगा 4, यानी 48। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल तो बहुत इजी, आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, उसके बाद 5, फिर 7 हो जाएगा, 7 के बाद क्या होगा, 11, फिर 13, फिर 17, फिर उसके बाद 19, उसके बाद फिर आ जाएगा 19 के बाद आपका 23, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं, फिर आपका 29 आ जाएगा, 29 के बाद 31। ये संख्या हो गया। अब आप सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 3 13, 9 22 7 29, 3 32, 1 33, 7 40, 40 5 45, 3 48, 2 50, 0 5 हो जाएगा, 5 3 8 2 10, 2 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16। ये कितना हो गया, 160। अब गिनती कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से आप भाग दे दीजिए। 11 से जैसे भाग देंगे तो कितने बार में, एक बार में, फिर 11 चौके 44, उसके बाद 5 बार में हो जाएगा, फिर 4, यानी 14.54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, सभी संख्याओं का योग यहाँ पे लिखिए और सबको गिनती करके उसमें नीचे लिख कर भाग दे दीजिए। ये आपको औसत निकालने का तरीका है। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है।
यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें जो है इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, नोटबुक को हम लोग लिखेंगे n और पेन को लिखेंगे हम लोग p। तो ध्यान से देखिए, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन इतना खरीद रहा है, कितने में, 3000 रुपये में। और कह रहा है कि उतने ही पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक यानी एक नोटबुक प्लस 12 पेन खरीद रहा है, उतने ही रुपया, मतलब 3000 रुपया में ही। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, किसी एक को बराबर कर लीजिए, नोटबुक वाले को यहाँ पे बराबर कर लीजिए। देखिए 3 से गुना करने के बाद बराबर हो जाएगा, इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा और इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, और उसके बाद साइन भी चेंज करना होता है, तो ये तो कट जाएगा 3 बराबर होके, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। देखिए 12 गुना 3 करेंगे 36 पी हो जाएगा, यानी 36 पेन, और ये प्लस में है तो यहाँ कितना हो जाएगा, -30 पेन बराबर इधर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9000, 9000 में 3000 गायब हो जाएगा तो -6000। ये हो गया, माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 0 0 खत्म, 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 200। यानी कि एक पेन का जो कीमत है वो कितना आने वाला है, 200 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखिए राजू 15 पेन खरीदना चाह रहा था, इसमें 15 से गुना कर दीजिए। 15 से गुना करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, इस पे डबल 0 यानी 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही इजी सवाल है। ऐसा सवाल जब भी आ जाए, अधिकतम यहाँ पे आ जाए, तो अधिकतम वाले में आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या करना है, HCF निकालना है। तो आप इस दोनों संख्या का HCF निकालना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए इसमें दो सवाल आ गया। अब कैसे बनाएंगे इसको, पहले ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई खंभा है, ये कोई रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है, ये रेलगाड़ी है। अब इस खंभे को कब पार करेगी, जब रेलगाड़ी का इंजन यहाँ पे पूरा आ जाएगा और लास्ट डब्बा यहाँ आ जाएगा, लास्ट डब्बा, तभी तो ये खंभा पार होगा ना। यानी कि ये रेलगाड़ी जो है इस खंभे को पार करने के लिए कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वो रेलगाड़ी का ही लंबाई हो गया। तो आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब किसी खंभे को पार करेगा तो उस केस में दूरी क्या हो जाता है, दूरी उसी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखिए 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 12 सेकंड में पार करता है। तो सबसे पहले इसका चाल निकाल लीजिए। आप स्पीड जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 384/12, 12 से भाग दे दीजिए, 12 तिया 36, 12 दूना 24, इतना मीटर पर सेकेंड इसका आ गया। अब दूसरे का देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन, विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करता है। अब समान लंबाई है और आपको पता है कि जब विपरीत दिशा में चलता है तो दोनों का चाल क्या होता है, जुट जाता है, यानी कि उसका सम आपको निकालना है। तो दूसरे का तो अभी चाल पता है नहीं, पहले का चाल पता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चाल बराबर उसका x मान लेते हैं। तो दोनों का जब जोड़ेंगे x + 32, तो ये चाल बराबर किसके बराबर हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई ना, एक का 384 दूसरे का भी 384 है, यानी कि 384 + 384, या तो दोनों को जोड़ दीजिए या 2 से गुना कर दीजिए इसको 384 को। अब यहाँ पे समय क्या है, समय कह रहा है कि 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाता है, यानी ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आता है तो 12 सेकंड में पार कर जाता है। तो यहाँ पे 12 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ से काट दीजिए, 2 से 6 बार में काट देंगे, 6 से काटेंगे इसको कितने बार में करेगा, 6 × 36, 6 × 24, ये कितना हो गया 64। अब यहाँ से x बराबर निकाल लीजिए, 32 को उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, ये 32 मीटर पर सेकंड। दूसरे का भी राइट आंसर आ गया। देखिए 32 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ट्रेन का जो स्पीड आया कितना आ गया, 32 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे पूछा क्या, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, हो सकता है यहाँ पे अलग अलग भी आ सकता था, तो आपको दूसरी रेलगाड़ी का बताना, जिसका x माने थे वो आ गया 32 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि अगला सवाल में यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल है और बार बार एसएससी जीडी में रिपीट होता है ये सवाल, आपको हर बार देखने को मिलेगा। इस सवाल को करने का तरीका सीख जाइए। कह रहा है 6 पेन का क्रय मूल्य, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है 6 पेन का क्रय मूल्य 6 CP बराबर
5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लिख दिए बराबर किसके बराबर है, तो 5 पेन के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, तो एसपी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या कह रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे सीपी को यहीं रखेंगे, एसपी को इधर ला लेंगे, एसपी यहाँ से ला लिए। अब यहाँ पे क्या था 5 और 6 को इधर भेज देंगे। अब ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य आपका 5 है और विक्रय मूल्य आपका 6 है। अब बताइए लाभ हुआ है या हानि। तो 5 का सामान जब हम 6 में बेचेंगे तो लाभ होगा ना, कितने का लाभ, 1 का। कितने पर लाभ, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो ये 5 पर लाभ हुआ है। और परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना, 5 से काटे 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा या लाभ होगा, तो अब आपको यहाँ से पता है ना, देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हुआ होगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20% लाभ। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने का यही तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका है दोस्तों। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला का खेल आता है। मैथ में आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये सवाल आप कितना भी नाक रगड़ के मर जाओगे, सवाल नहीं बनने वाला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h। 2πr/h, यहाँ पे r क्या होता है, रेडियस, h से क्या होता है, हाइट। तो देखिए 2 गुना पाई 22/7 होता है वैल्यू। r कितना दिया हुआ है, देखिए 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, तो ये 70 हो गया। हाइट कितना दिया हुआ है, 14। बस फार्मूला पे आपको बिठाना था, इसको काट कूट के आंसर निकालना था। 7 से काट दीजिए 10 बार में। अब गुना कर लीजिए, 14 से गुना करेंगे तो ये 22 दूना 44 हो गया। 44 गुना 14 गुना 10। ये अब गुना करने का भी तरीका है। देखिए इस दोनों को गुना किए, क्योंकि 14 से गुना करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। 14 चौके 56, 6 5, 14 चौके 56 5, 61। अब एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे, 61 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से देखिए, कह रहा है विक्रय मूल्य इतना है और इसमें लाभ भी है 25%। इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, क्रय मूल्य तो है ही और इसमें 25% लाभ भी है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है ना, और ये 25% लाभ भी, तो ये किसका वैल्यू हो गया, 125% का। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज़ समझने वाली, लिखने वाली नहीं है। तो देखिए 6875 जो है वो किसका वैल्यू है, 125 का, और आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य ना। क्रय मूल्य 100% होता है, तो अब यहाँ से कटा दीजिए। 25 से काटिए 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में। 5 से इसको काटिए 1 बार में, फिर 5 तिया 15, 3 7, 5 7 35, 2 5 25 25। अब गुना कर लीजिए यहाँ से, 13 चौके 5200 हो जाएगा ये। फिर 75 से आप 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 300। तो 52 और 3 कितना हो गया, ये 5500, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5500। चलिए अगले सवाल की तरफ। ये गुना करने का तरीका है, आप गुना करते 4 पंचे 20 का 0 2, फिर ऐसे करते, और हम क्या कर रहे हैं, 13 से गुना किए इसको 4 बार में, तो 13 चौकी 5200 आ गया। ये दिमाग में रखे। 75 गुना 4 करेंगे, हमें पता है 300 आएगा, तो 5200 और 300 जोड़ दिए 5500, सीधा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने कह रहा है दोस्तों, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। और ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है और मैंने आपसे कई बार करवाया भी है। देखिए इस सवाल को कैसे करना होता है, जितना भी ये गुना दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको लिख लेना है 2/5, नीचे लिखना है आपको समय 5 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए ब्याज दर पूछा है, तो 100 से गुना करना है आपको 100% से, तो इसको काटिए। ये 5 तो नीचे ही आ जाएगा, तो यहाँ से हटा के इसको नीचे गुना कर दीजिए 5, तो 25 25 चौके 100, 4 दूना 8% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तो सिंप्लीफिकेशन से और बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि उसे गुना और जोड़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आता है दशमलव वाले में, तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जब इसको देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 अंक के बाद जब दशमलव है तो ये स्क्वायर करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.01। और इसको देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद पड़ेगा, यहाँ 2 अंक के बाद था, तो स्क्वायर करने के बाद 4 अंक के बाद पड़ेगा, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा के उसके बाद दशमलव यहाँ पे देंगे। अब इसको जोड़ना है, ध्यान से देखिए, दशमलव के सामने दशमलव लिखे, फिर इसको भी लिख देते हैं 0 1। अब इधर नहीं कुछ तो 0 0 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1,
ये दशमलव आ जाएगा। ये क्या आ गया 0.0101, ये आपका राइट आंसर होगा। 0.0101 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपको ध्यान से जोड़ना है, इसमें सिली मिस्टेक अगर हुआ तो पूरा का पूरा गायब। चलिए अगले सवाल को देखिए क्या कहता है अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x y का अनुपात आपको निकालना है। बहुत इजी सवाल है। x का मतलब गुना 45% किसके बराबर है, तो y के 15% के बराबर है। 15%, तो x y को एक साइड ला लीजिए, x बटा y, इधर कितना बच जाएगा 15% बटा 45%। ये काट दीजिए एक बार में, ये 3 बार में, तो 1:3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था दोस्तों। कुछ सवाल इजी भी होते हैं, कुछ सवाल थोड़ा टफ होता है। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है कि यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होती है। ये वर्क एंड टाइम से दोस्तों। इसमें देखिए क्या करना होता है, एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, m/d, और यहाँ पे वर्क होता है md। ये m का मतलब होता है मैन, d का मतलब होता है डे, और w से हो जाता है वर्क। तो आपको क्या करना है, m1 d1 w2 बराबर क्या होगा m2 d2 d2 और w2। ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो वो कैसे यूज करेंगे अब ध्यान से देखिए सवाल में कह रहा है कि 72 जिल्द साज, तो आप यहाँ पे लिखिए 72 जिल्द साज। अब d1 के जगह क्या लिखेंगे, 22 दिनों में पूरा करता है तो गुना 22 लिखिए। अब वर्क 1, वर्क यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। वर्क 1 मतलब 720 पुस्तक का जिल्दबंदी, यही काम हो रहा है ना, कितना काम कर रहा है, 720 पुस्तक का जिल्दबंदी कर रहा है। तो वर्क की जगह आपको ये लिखना है 720। ये किसके बराबर हो जाएगा, m2 मतलब m2 तो आपको निकालना ही है। चलिए d2 कितने दिनों में, 12 दिनों में, 12 दिन में ये काम करवाना है। और कितना काम कराना है, 660 काम। तो यहाँ से आप m2 निकाल लीजिए। यहाँ 3 डाटा दिया हुआ था, यहाँ 2 दे करके 1 पूछ लिया था। अब यहाँ से इक्वलाइज करके आपको ये डाटा निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये डाटा कैसे हम लोग निकालेंगे। आप यहाँ पे कटा दीजिए, 12 से इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। 6 से इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 120 बार में। अब यहाँ पे कटने वाला है कुछ, काटिए इसको। ये 0 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। 6 से काट दीजिए 2 बार में 12, 6 से 11 बार में ये कट जाएगा। यहाँ से 2 से काट दीजिए 11 बार में, तो m2 कितना हो जाएगा, ये 11 इधर आके गुना में हो जाएगा। तो m2 बराबर हो जाएगा आपका 11 गुना 11, यानी 121। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 121 जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसा सवाल हमने अभी तुरंत करा है दोस्तों। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपी मान लेना है 100। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 100 मान लिए, क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया तो अंकित कितना हो जाएगा। अगर इस पे 60% अधिक अंकित करेंगे तो कितना अंकित करना पड़ेगा, 160। और देखिए 20% का छूट भी दे रहा होगा, किस पे, इस पे 160 पे अगर 20% का छूट दे रहे हैं, इसका मतलब उसको कितने में बेच रहे हैं, 80% में। 80% में बेचने का मतलब कितना, 16 गुना 8 करेंगे 128 रुपया में बेच रहे हैं। तो 100 का सामान 128 में बेच रहे हैं, कितने % का फायदा हो रहा है, 28% का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए फटाफट देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। किसी संख्या के 20% का, ऐसे सवाल में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, सीधा मानेंगे संख्या x है, x का 20% यानी 20/100, x का 20% का 25%, इसका 25% कितना के बराबर है, 250 के बराबर है। तो उस संख्या का 35% आपको निकालना है। यहाँ से फटाफट निकाल लीजिए। देखिए 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। तो x का मतलब क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा 250 गुना 20। अब इसका आपको निकालना है कितना, 35%। तो यहाँ से निकाल लीजिए, 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। सबको गुना कर लीजिए, 25 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 गुना 35 करना आपको। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 5 है 25 का 5, 5 तिया 15 2 17, ये 1750, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।